हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 31 जुलाई एंड 31 जुलाई के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ आए हैं वो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो केरल से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लैंडस्लाइड हुआ है एंड 122 लोग जो है वहाँ उनकी डेथ हो गई है। तो उसी से रिलेटेड है, एंड क्योंकि लैंडस्लाइड हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के भी अंदर एक टॉपिक है, साथ ही साथ ज्योग्राफी के अंदर भी है, तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे कि लैंडस्लाइड का कॉजेज़ क्या-क्या है और साथ ही साथ इम्पैक्ट जो है वो क्या देखने को हमें मिलता है। फिर यूपी गवर्नमेंट ने जो एंटी कन्वर्जन लॉ जो लेके आए थे वो उन्हीं उन्हीं के अंदर क्या है, उसी के अंदर अगर हम देखें तो उनके प्रोविजंस को काफ़ी स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट जो है कर दिया गया है, यानी कि एक तरीके का अमेंडमेंट किया गया है इस लॉ के अंदर, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर एक आर्टिकल है जॉब से रिलेटेड, इम्पेशंस विद द जॉब्स, मेनली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कि एम्प्लॉयमेंट, और क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है अगर हम देखें तो कोर थीम भी है इस साल के बजट का, तो बजट 2024-25 का जो बजट है उसका क्या है, एक कोर थीम है एम्प्लॉयमेंट, तो उससे रिलेटेड जो है उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। फिर म्यांमार के अंदर क्या है कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है, आर्म्ड ग्रुप्स, क्योंकि म्यांमार के अंदर क्या है खुद ही मिलिट्री कूप हुआ था, एंड मिलिट्री कूप के बाद क्या है कि इंसर्जेंस जो है हमको देखने को मिल रहा है। फिर एक ओडी एनक्रोचमेंट है हमारा साइंस एंड टेक या एनवायरमेंट के पोर्शन से, तो वो हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि केरला के अंदर जो वायनाड विलेजेस है उनके अंदर क्या है, लैंडस्लाइड हुआ है, एंड लैंडस्लाइड के चलते क्या है 122 लोगों की मौत हो गई है। तो असल में लैंडस्लाइड है क्या, सिंपल ये एक जियोलॉजिकल फिनोमेना है जिसके अंदर जो भी मास ऑफ रॉक, सॉइल या जो भी डिब्रीज है वो किसी स्लोप से क्या है एब्रप्टली बहुत तेजी से सडन क्या है फ्लो करना स्टार्ट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, तो इसी को हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज की, कि किन एरियाज पे क्या है लैंडस्लाइड आने का खतरा ज़्यादा होता है, जैसे स्टेप टेराइन हो गया, जैसे हिली या माउंटेनियस एरियाज हो गए, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं या फिसर्स होते हैं वहाँ लैंडस्लाइड आ सकता है। अगर लूजली पैक्ड या विदर्ड मटेरियल होगा, सॉइल जो है वो विदर्ड होगा या लूजली पैक्ड होगा, तो उस केस में क्या है वो खिसक सकता है। कोई भी ऐसे एरिया जहाँ पे क्या है वाइल्ड फायर्स जो है जिसके कारण ट्रीज जो है वो बर्न हो चुका है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा ज़्यादा हो सकता है। या कोई भी एरिया जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते मॉडिफाइड तो हुआ है, एंड जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन या कंस्ट्रक्शन के कारण क्या है जो मिट्टी होती है वहाँ की वो ढीला हो जाती है या लूजन हो जाती है। कोई भी ऐसे चैनल जो कि रिवर स्ट्रीम के अलोंग है तो वहाँ पे भी लैंडस्लाइड होने का खतरा होता है। या कोई भी एरिया ऐसा जहाँ सरफेस रन ऑफ होता है या जहाँ वाटर जो है हेवली सैचुरेटेड होता है, तो उस केस में लैंडस्लाइड जो है वो हो सकता है। अगर हम कॉजेज की बात करें तो कुछ नेचुरल कॉजेज है और कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं, यानी कि मैन मेड कॉजेज है। जैसे नेचुरल कॉजेज में हेवी रेनफॉल है, इरोजन है, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शंस है। वहीं पे क्या है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज के अंदर डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पे करना, जो भी वल्नरेबल टेराइन्स है उनमें इंक्रोचमेंट डेवलपमेंट के नाम पे करना, अनकंट्रोल्ड एक्सकेवेशन माइनिंग वगैरह करना, या क्लाइमेट चेंज तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो लैंडस्लाइड के रूप में भी हमको नजर आता है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ्स हो सकता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डैमेज हो सकता है, जैसे होम्स हो गए, रोड्स हो गए, या जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या है पूरे तरीके से मिट्टी से जो है वो कवर हो सकता है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर लॉस हमें देखने को मिलेगा। लैंडस्लाइड के चलते क्या है जो लोकल कम्युनिटीज है उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है। लैंडस्लाइड ऑफन ब्लॉक ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, ज़्यादातर हिली एरियाज में आप देखो लैंडस्लाइड होता है, एंड कई एक घंटे या दिन तक क्या है रोड जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। The movement of huge mass during landslide can alter the natural landscape of a region। तो क्योंकि मूवमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा बड़े लैंडस्केप का, तो उस केस सॉरी लैंडस्लाइड के चलते अगर हम देखें तो ओवरऑल उस लैंडस्केप का सिनेरियो भी जो है वो चेंज हो जाता है, एंड जो रीजन है वो क्या है काफ़ी अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण जो वाटर कोर्सेज और इकोसिस्टम है वो भी अफेक्टेड होते हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो कुछ एरियाज काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है, एंड वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया टॉप 5 कंट्रीज के अंदर आता है जहाँ पे लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक्सक्लूडिंग स्नो कवर्ड एरियाज, स्नो कवर्ड एरियाज को हटा के 12.6% इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लैंड एरिया है ये क्या है लैंडस्लाइड के लिए प्रोन है, यानी कि वो वल्नरेबल है। अगर हम रफ ब्रेकअप की बात करें तो इससे 12.6%, यानी कि अब इसको 100% मानो, जो भी टोटल लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है उसमें से 66
16.5% जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज से है, 18.8% जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज से है, और 14.7% जो है वो वेस्टर्न घाट से जो है वो है। तो यहाँ पे ही क्या है, केरल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे लैंडस्लाइड जो है वो आया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या क्या मेजर्स जो है वो लिया जा सकता है लैंडस्लाइड के समय या लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिजास्टर्स इंक्लूडिंग लैंडस्लाइड्स। द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी 2019 जितने भी एस्पेक्ट है लैंडस्लाइड के ड्यूरिंग द हम कह सकते हैं कि कैसे डिजास्टर को रिड्यूस, उसके रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, या जो भी मैनेजमेंट है या मिटिगेशन है उसके रिलेटेड, एनडीएमए जो है यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज इशूड गाइडलाइंस ऑन लैंडस्लाइड हजार्ड मैनेजमेंट 2009 के अंदर गाइडलाइन रिलीज हुआ था। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बीन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अदर सपोर्ट टू वेरियस नेशनल एंड स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। तो ये क्या है, एनआईडीएम जो है वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल अथॉरिटीज को क्या है सपोर्ट देती है, या जो जो भी मतलब ट्रेनिंग वगैरह है वो प्रोवाइड करती है ताकि ड्यूरिंग डिजास्टर जो है वो काम कर सके। Efforts have been made towards better prediction of weather. फॉर एग्जाम्पल ensemble prediction system जो है वो क्या है, डिजास्टर जैसे लैंडस्लाइड को पहले से ही क्या है प्रिडिक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी वहाँ पे जो सॉइल वगैरह के मूवमेंट को के हिसाब से क्या है पहले ही प्रिडिक्ट हो सकता है कि इस रीजन में क्या होगा, लैंडस्लाइड हो सकता है या लैंडस्लाइड प्रोन है नियर फ्यूचर, जैसे वेदर का फोरकास्ट आता है वैसा ही टाइप का। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यूपी के अंदर क्या है, जो एंटी कन्वर्जन लॉ था उसको अमेंड किया गया है, एंड उसमें क्या है कि उसमें जो भी पनिशमेंट वगैरह था उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे कि यूपी के अंदर जो प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस अमेंडमेंट बिल था, ये पास किया गया है 2024 के अंदर। पहले जो है वो कन्वर्जन जो है उसके लिए 10 साल की सज़ा और 50,000 तक जुर्माना था। अब क्या है, प्रोविज़न जो है वो 20 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो कर दिया गया है। साथ ही साथ पहले अगर हम देखें तो पहले अगर कंप्लेन की हम बात करें तो उस समय क्या है, विक्टिम के ही प्रेजेंस में कंप्लेन हो सकता था, या उनके पेरेंट्स होंगे या सिबलिंग्स होंगे। आज के डेट में कोई भी क्या है, नए हम कह सकते हैं अमेंडेड बिल के अंदर कोई भी दूसरा जो आदमी जो विक्टिम से अनरिलेटेड होगा वो भी क्या है कंप्लेन जो है वो कर सकता है। इट हैज़ बीन प्रपोज दैट सच केसेस विल नॉट बी हर्ड बाय एनी कोर्ट बिलो द सेशंस कोर्ट, और बोला गया है कि ऐसे केसेस जहाँ पे क्या है कन्वर्जन का मामला है वो सेशन कोर्ट से नीचे किसी कोर्ट में क्या है उनका जो केस है वो नहीं चलेगा, एंड बेल भी जो होगा वो क्या होगा, नहीं हो सकता। यानी कि जो भी अमेंडेड एक्ट के अंदर ऐसे क्राइम्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन बेलेबल होंगे। तो यही क्या है मतलब चेंज कर दिया गया है कि स्ट्रिक्ट जो है वो प्रोविजंस लाए गए हैं, स्ट्रिक्ट जो है वो पनिशमेंट लाया गया है ताकि कम से कम जो है ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इम्पेशंस विद जॉब्स है। अगर हम देखें तो बजट के अंदर स्ट्रेस जो है एम्प्लॉयमेंट पे किया गया था, लेकिन और भी क्या है मतलब आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या है और चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी भी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यूनियन बजट के अंदर 2024-25 में एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक मेजर प्रायोरिटी था गवर्नमेंट का, एंड 23 बार जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में इसको मेंशन किया गया। ठीक है, 23 मेंशंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम करंट स्टेट की बात करें वर्कफोर्स कंपोजिशन, तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया के अंदर नियरली 56.5 करोड़ वर्कफोर्स है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है जैसे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है 45% से ज़्यादा ही है, मैन्युफैक्चरिंग में 11.4% है, सर्विसेज में 28.9% है, और कंस्ट्रक्शन के अंदर 13% वर्कफोर्स जो है वो प्रेजेंट है। तो काम जो है वो मेनली क्या किया जाएगा, स्किलिंग एंड ट्रेनिंग स्कीम्स पे। इंडस्ट्रियल पहला है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेडेशन, मतलब इसका फोकस जो है वो स्किलिंग एफर्ट्स को बूस्ट करना है। बेनिफिशियरीज की बात करें तो एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 20 लाख स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स है 20 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचाया जाएगा इस स्कीम के थ्रू, जहां पे स्किलिंग पे काम किया जाएगा कि भाई जैसा डिमांड है मार्केट के अंदर, अगर वैसे स्किल्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली क्या है जॉब जो है वो नहीं मिलेगी या उस लेवल पे नहीं मिलेगी। तो पहला ये हो गया। दूसरा है ऑन द जॉब स्किलिंग इनिशिएटिव, मतलब एक तो है कि बिफोर जॉब कि स्टूडेंट्स को अपग्रेड किया जा रहा है कि भाई स्किलफुल बनाया जा रहा है। दूसरा है कि जॉब में रहने के दौरान ही क्या है स्किलिंग जो है वो किया जा रहा है, यानी कि स्केलिंग किया जा रहा है एक तरीके से, जो
स्किल्स है उसको स्केल अप किया जा रहा है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है, वो चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव अगर हम देखा जाए तो ये इंटर्नशिप के लिए है इन टॉप इंडियाज टॉप कंपनीज। टारगेट 1 करोड़ यूथ है। अलाउंस की बात करें तो मंथली अलाउंस 5,000 है 1 साल के लिए, ठीक है। कॉस्ट शेयरिंग जो है वो कंपनीज टू बियर ट्रेनिंग कॉस्ट एंड 10% ऑफ दी अलाउंस। तो 10% जो है मंथली अलाउंस का कंपनी बियर करेगी, बाकी जो है वो 4500 रुपया जो है वो सरकार बियर करेगी, ठीक है। और कंपनी जो है ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो भी बियर करेगी। अगर हम रेगुलर सैलरीड वर्क की बात करें तो इसका परसेंटेज काफ़ी कम है। पीपल इन रेगुलर सैलरी वर्क हैज़ ड्रॉप फ्रॉम 22.8% इन 2017-18 से आज की डेट में अगर हम देखें तो 20.9% है। मतलब पहले 22.8% था, 20.9% है, जो कि घट गया है। ज़्यादातर सैलरी वर्कर्स जो है डू नॉट हैव एक्सेस टू कॉन्ट्रैक्ट्स और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दैट यूजुअली डिफाइन अ फॉर्मल वर्कर। तो मेनली फॉर्मल वर्कर का डेफिनेशन है क्या? तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कैसे माना जाता है कि जो ईपीएफओ है उसमें जब तक क्या है कि एनरोलमेंट नहीं होगा तब तक उसको फॉर्मल वर्क जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि ईपीएफओ क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या है, जब तक ये एक तरीके से एविडेंस हो गया फॉर्मलाइजेशन को लेके, ठीक है। ईपीएफओ हैज 7.3 करोड़ कंट्रीब्यूटिंग सब्सक्राइबर्स। दो टोटल अकाउंट जो है वो 30 करोड़ इंक्लूडिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट हेल्ड बाई इंडिविजुअल्स। तो 7.3 कंट्रीब्यूटिंग सब्सक्राइबर है, बाकी जो है वो 30 करोड़ जो है एक्टिव, उतने ज़्यादा नहीं है, इनएक्टिव अकाउंट है या मल्टीपल जो सब्सक्राइबर है उनके अकाउंट्स है। अगर हम स्पेसिफिक स्कीम की बात करें इन द एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो 2024-25 में लाया गया है, मेनली क्या है कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव्स है, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय हायरिंग सपोर्ट है, इंसेंटिव जो है वो क्या है 15,000 जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को जो है वो पे किया जाएगा। कवरेज जो है 1 करोड़ पीपल को कवर किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एम्प्लॉय हायरिंग है। इंसेंटिव जो है वेज सब्सिडीज टू बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज फॉर 4 ईयर, 4 साल तक दोनों को दिया जाएगा। मैक्सिमम इंसेंटिव जो है वो 25,000 मंथली वेज का 24% तक जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। फोकस जो है स्पेसिफिकली एम्ड एट फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज इन द मैन्युफैक्चरिंग। जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज होंगे उन्हीं पे क्या है फोकस जो है वो किया जाएगा। न्यू वर्कर हायरिंग सपोर्ट के अंदर इंसेंटिव जो है वो रीइंबर्समेंट किया जाएगा अप टू 3,000 ऑफ द एम्प्लॉयर्स मंथली ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन। मतलब एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएफओ का वो 3,000 तक क्या है उसको एक तरीके से रीइंबर्समेंट जो है वो किया जाएगा। मतलब कोई एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय के लिए 3,000 एज एन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईपीएफओ अगर सबमिट कर रहा है ईपीएफओ के अंदर, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो क्या है 3,000 तक के रुपए का रीइंबर्समेंट जो है उसको कर सकती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अप्लाइज टू एम्प्लॉयर्स हायरिंग न्यू वर्कर्स नॉट नेसेसरली फर्स्ट टाइमर्स। तो ये किन के लिए अप्लाइड है? जो भी नए वर्कर्स को इंडस्ट्री या कंपनी जो है हायर करेंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम वर्कर ही हो, कोई भी नए वर्कर के लिए जो है कंपनी ये जो सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट से ले सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे इसी आर्टिकल के अंदर एक जिक्र हुआ है, वो है जॉबलेस ग्रोथ का, जो कि इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो ये है कि ग्रोथ तो हो रहा है, यानी कि जीडीपी तो हो रहा है, लेकिन जीडीपी के अवज में जितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। यानी कि ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि लोग लोग जॉबलेस है जबकि ओवरऑल क्या हो रहा है, मतलब मैक्सिमम लोग क्या है कि एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहे हैं। स्किल, अब देखो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड का डेफिनेशन हमने देखा भी था कि अनएम्प्लॉयड किसको कह रहे हैं कि भाई स्किल है, इच्छा है, लेकिन उसको नौकरी जो है वो नहीं मिल पा रही है, तो उसको हम लोग अनएम्प्लॉयड कंसीडर करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ refers to a situation where economic growth does not lead to job creation। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉब क्रिएशन जो है वो नहीं हो रहा है। दिस phenomenon can occur when a country emerges from a recession and despite an expanding economy unemployment remains the same or worsens। तो ये कब हमें देखने को मिलता है कि जब कोई भी कंट्री रिसेशन के बाद ग्रोथ स्टार्ट करती है, तो ग्रोथ तो यानी कि जीडीपी में तो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है या तो बढ़ता नहीं है या तो और ज़्यादा क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, ठीक है। यानी कि जो है वर्स कंडीशन जो है वो मतलब अटेन होने लगता है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें जॉबलेस ग्रोथ की, तो सबसे पहला है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन। कि वर्ल्ड वाइड क्या है जो इकोनॉमी है वो क्या है स्लो डाउन चल रहा है, जिसके कारण जो जॉब सिक्योरिटी है उसमें भी लैकिंग हमें देखने को मिलता है। फोकस ऑन लिमिटेड सेक्टर्स, इंडिया के भी अंदर जॉबलेस ग्रोथ जो है हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बिकॉज मच ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज ड्रिवन बाय फाइनेंस, स्टेट, रियल एस्टेट,
आईटी सेक्टर विच आर नॉट मेजर जॉब क्रिएटर्स। तो इंडिया के अंदर मेजर जो ग्रोथ है इकोनॉमिक वो इन सेक्टर्स है जो कि जहाँ पे जॉब ज़्यादा है नहीं, मतलब क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक जो है वो कम लोगों के साथ ही क्या है ज़्यादा काम जो है वो कर लिया जाता है। लैक ऑफ स्किल्स है, ये भी है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा है जहाँ पे क्या है कि जैसा स्किल सेट चाहिए मार्केट के अंदर जॉब लेने के लिए, वैसा स्किल सेट जो है वो इंडिया के जो ग्रेजुएट्स है या पास आउट जो होते हैं उनके पास वैसा स्किल सेट रहता नहीं है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कई बार देखने को मिला है कि the industrial sector does not work to its maximum capacity due to lack of adequate machinery and supply of raw materials, due to which they are unable to hire maximum workers in factories। कई बार देखने को मिला कि जो भी टेक्नोलॉजिकल डेफिशिएंसी के कारण या इनएफिशिएंसी कह लो कि जो भी मशीनरी वगैरह है फैक्ट्रीज के अंदर वो अंडर यूटिलाइज होते हैं, जिसके कारण जितना हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो हो सकता था उतना नहीं होता, और प्रोडक्शन के लिए जितने एम्प्लॉयज लगते उतने हायर ही नहीं किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा। कल ही हमने देखा भी था, कवर भी किया था कि सेम मशीनरी और सेम चीज़ों के साथ अगर कोई इंडियन आदमी 100 प्रोडक्ट बनाता है तो वहीं पे क्या है, अगर कोई चाइनीज एम्प्लॉय है, चाइनीज सुपरवाइजर है, तो वो 150 बनाएगा, यानी कि 50% क्या है ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो जो चाइनीज वर्कर्स है वो ज़्यादा है इंडियन वर्कर्स की तुलना में। The stagnant rate of growth and high rates of unemployment occurs as a result of a shortage in capital equipment। इनफॉर्मल सेक्टर्स है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री और ज़्यादातर क्या है इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है इंडिया के अंदर प्रिवेल करती है, फॉर्मल इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। अगर हम इम्पैक्ट्स की बात करें तो जॉबलेस ग्रोथ जो है ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर या ह्यूमन कैपिटल के लिए काम, मतलब इट लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द लेबर, कि जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए लेबर का उतना नहीं हो पाता है जॉबलेस ग्रोथ के कारण, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी क्या है लोअर ही रह जाता है। दिस विल फर्दर एग्रेवेट पॉवर्टी। अब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंसी रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या लीड करेगा, पॉवर्टी, पॉवर्टी होगा तो माल न्यूट्रिशन होगा एंड लो पर कैपिटा इनकम होगा पॉपुलेशन के अंदर। Falling employment and earnings undermine India's chance to fuel the economic growth needed to create jobs for its young and growing population। तो ओवरऑल इकोनॉमी में फॉल होगा तो ऑब्वियसली जितना ग्रोथ इंडिया को अचीव करना चाहिए था वो नहीं कर पाएगा। तो इंडिया के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं टू इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी। तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि जो एम्प्लॉई है वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर हो सके कंपनीज के द्वारा, इसके लिए कुछ इनिशिएटिव है। जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो कि 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो मेनली क्या है, जो वैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम करती है जो कंपनीज को चाहिए होता है एंड उसको फाइनेंस भी करती है। फिर दूसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करती है यूथ को। डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम है, जो भी डिजिटल स्किल चाहिए यूथ को वो या जो इंडिविजुअल्स है, ताकि उनको क्या है वेल सूटेड हो सके वो उस कंपनी में जॉब करने के लिए। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है जो इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज करती है इन प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो अप्रेंटिसशिप वही हो गया इंटर्नशिप टाइप का, कि जो फैक्ट्रीज वगैरह में इंटर्न के रूप में जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको क्या है जॉब देना, ताकि वो ऑन जॉब ट्रेनिंग उनकी जो है वो चल सके। तो इतना ही था इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिफरेंट आर्म ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं म्यांमार के अंदर। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो मिलिट्री जो है हैज़ लॉस्ट control of large part of the country, ethnic armed organization and resistant groups such as People's Defense Forces have made considerable gains। तो धीरे धीरे क्योंकि मिलिट्री कूप हुआ था 2021 के अंदर, तो मिलिट्री जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे म्यांमार से क्या है खोते जा रहा है, मतलब वो कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि जो वेरियस ग्रुप्स है एथनिक ग्रुप्स जो है वो काफ़ी लार्ज नंबर में क्या है वो, और काफ़ी स्ट्रेंथ जो है उनका बढ़ गया है, जिसके कारण ओवरऑल मिलिट्री जो है वो कमजोर पड़ रही है म्यांमार के अंदर। अब देखो यहाँ पे म्यांमार में अगर हम स्थिति की बात करें तो एक सिविल वॉर टाइप की स्थिति है। अब सिविल वॉर हम लोग कहते हैं किसको है, ऐसा कोई भी प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट जो कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के बीच में हो उसी कंट्री के अंदर या उसी नेशन के अंदर, तो इसी को हम लोग सिविल वॉर कहते हैं। मतलब दो ग्रुप बढ़ गया, दोनों आपस में लड़ रहे हैं एंड इसी को हम लोग सिविल वॉर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कंट्री एक ही है। इट इन्वॉल्व्स आर्म्ड कन्फ्रंटेशन बिटवीन फैक्शंस और ग्रुप्स विद डिस्टिंक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल or ideological differences, all vying for control or dominance over the nation's governance, territory और resources।
तो दो ग्रुप आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई? क्योंकि मेन पर्पस क्या है कि कंट्री को कंट्रोल करना, उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, साथ ही साथ जो टेरिटरी है या गवर्नेंस है उसको कंट्रोल करना। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, करंट सिविल वॉर जो म्यांमार के अंदर चल रहा है, तो 2020 के अंदर इलेक्शन हुआ था, एंड उसी के बाद क्या है, मिलिट्री कूप जो है हमें देखने को मिलता है। नवंबर 2020 के अंदर इलेक्शन हुआ, एंड ऑन्ग सैन सू की की जो पार्टी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, एनएलडी, वो जीत जाती है इलेक्शन को। लेकिन जो मिलिट्री जनता है, जिसको हम लोग तत्मादव कहते हैं, तो तत्मादव जो है वो क्लेम करते हैं कि भाई इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है, एंड कोई भी सब्सटेंशियल एविडेंस भी प्रोवाइड नहीं करते। और जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे जिसमें ये सुकी की पार्टी जो है वो क्या है, जीती थी, तो उसको क्या है, नहीं मानते हैं। फरवरी 2021 के अंदर मिलिट्री स्टेज्ड कूप होता है, डिटेनिंग ऑन्ग सैन सू क्वी एंड अदर इलेक्टेड लीडर्स, डिक्लेयरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड सीजिंग कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो 2021 के अंदर मिलिट्री कूप होता है, जहां पे सूकी को क्या है, सीज कर दिया जाता है, एंड दूसरे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लीडर्स थे, उनको भी क्या है, एक तरीके से अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है म्यांमार के अंदर। फिर क्या है, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट होता है, रेजिस्टेंस होना स्टार्ट होता है। द कूप ट्रिगर्ड वाइडस्प्रेड protest across Myanmar, with citizens demanding the restoration of democracy and the release of detained leaders। तो क्योंकि जैसे ही अरेस्ट होता है तो उसके बाद से क्या है, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। लोग जो है वो डिमांड कर रहे थे कि भाई जो है हमको वापस क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही चाहिए, हमको डेमोक्रेसी चाहिए, मिलिट्री रूल नहीं चाहिए। तो इससे क्या है, धीरे धीरे प्रोटेस्ट काफ़ी फैलने लगा, और लोग डिमांड कर रहे थे कि उनके डिटेन्ड लीडर्स, जिनको क्या है जेल में बंद कर दिया गया था, उनको क्या है, रिहा किया जाए, ठीक है, उनको छोड़ा जाए। Civil servants, activists, and various groups joined the civil disobedience movement, staging strikes and demonstration। तो जो भी सिविल सर्वेंट्स थे वो भी क्या है, या एक्टिविस्ट और जो वेरियस ग्रुप्स थे वो भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, एंड धीरे धीरे रेजिस्टेंट फोर्सेस का फॉर्मेशन होता है। As the Tatmadav intensified its crackdown on dissent opposition groups, including ethnic armed organization and armed civilian, formed the People's Defense Forces। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे तत्मादव क्या है वो इंटेंसिफाइड, उसका क्या है मतलब जो इंटेंसिफाइड, जैसे जैसे क्या है, एक तरफ से देखो, अगर हम देखें तो एक तरफ से तत्मादव ग्रुप क्या है, ये आपका मतलब रिवोल्ट कर ही रहा था। तो इसके अगेंस्ट में भी क्या है, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि सिंपल मिलिट्री कूप हुआ तो एक ही पार्टी सब मिलके क्या है इसके मिलिट्री के अगेंस्ट हो गए, अलग अलग फिर फैक्शन और बढ़ गया। एक जो था, जो इनिशियली तत्मादव था, और उसके अलावा और भी अलग अलग क्या है, जो अपोजिंग हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, वो फॉर्म कर गया। जैसे एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, ये फॉर्म कर जाता है। दीज ग्रुप्स अलाइन देमसेल्फ विद द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, एस्टेब्लिश आउटस्टेड लॉ मेकर्स से एमिंग टू चैलेंज द मिलिट्री और अथॉरिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो लॉ मेकर्स थे उनको क्या है दरकिनार कर देते हैं, एंड खुद ही क्या है रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड सब मिलके एक जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है उसके उस ग्रुप के साथ क्या है अलाइनमेंट शो करते हैं, एंड उसी के साथ अलाइंड होके जो मिलिट्री वहाँ पे क्या है कि जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, या बेसिकली हम कह सकते हैं जो आर्मी है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट जो है वो चालू कर देते हैं। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो फाइटिंग हैज़ ऑल्सो ब्रोकन आउट एल्सवेयर इन द कंट्री, लेड बाय वेरियस लोकल रेजिस्टेंस फोर्सेस। जैसे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे रखाइन स्टेट के अंदर काइन स्टेट है, सेजिंग रीजन है बॉर्डरिंग मणिपुर, एंड चिन स्टेट बॉर्डरिंग मिजोरम। तो क्योंकि इंडिया से भी बॉर्डर लगता है म्यांमार का, तो इंडिया को भी दिक्कत है इस चीज़ से, क्योंकि आपके पड़ोसी के अंदर क्या है मिलिट्री कूप हो रहा है, और वहाँ पे क्या है, तो बहुत खतरा होगा कि आपको भी जो है वो बॉर्डरिंग स्टेट के अंदर जो है कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ सकता है। और अभी हमारे यहाँ ही एथनिक जो है क्लासेस जो है मणिपुर के अंदर चल रहा है, तो एक तो हमारे यहाँ चल रहा है, एक बगल में चलने लगा, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। अगर हम व्हाट डज ऑन गोइंग सिविल वॉर इन म्यांमार मीन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या है, एक बैलेंस स्टांस हो सकता है। इंडिया हैज सो फार वॉकड अ फाइन लाइन बिटवीन एक्सप्रेसिंग कंसर्न एट द इंटरप्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार। तो म्यांमार के अंदर क्या हुआ, मिलिट्री कूप हुआ, लेकिन इस पे इंडिया ने बहुत हम कह सकते हैं इसको कॉन्डेम नहीं किया बहुत इनिशियली, क्योंकि इंडिया जान रहा था कि भाई हमारे से बिल्कुल ही क्या है बॉर्डर सटा हुआ है, और हमारा डायरेक्ट क्या है, अगर उस चीज़ को हमने मतलब डिमीन किया, या हम कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया, तो उस केस में क्या है कि हमको जो है वो दिक्कत हो सकता है। तो इसमें इंडिया ने बहुत शार्प जो है वो कॉन्डेम जो है वो नहीं किया इस चीज़ को, और कोशिश किया कि जो जनता है
मतलब जो जनता जो मिलिट्री टेक ओवर किया था वहां पे, तो उससे क्या है कि उससे जो अ, हम कह सकते हैं कि बातचीत करके सुलह करने के लिए, और जो भी दिक्कतें हमको हो सकती हैं उसको क्या है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए क्या है कि एक बैलेंस स्टांस जो है इंडिया मेंटेन कर रहा है। इमीडिएट कंसर्न की बात करें तो इन्फ्लक्स जो है वो म्यांमारीज नेशनल का हो सकता है इन द बॉर्डर स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, दिस टू एट अ टाइम व्हेन द सिचुएशन इन मणिपुर रिमेन्स वोलेटाइल, क्योंकि हमारे यहाँ मणिपुर के अंदर खुद ही क्या है, वोलेटाइल सिचुएशन है। कैप्चरिंग ऑफ टू इंपॉर्टेंट टाउन्स बाय रिबल्स, रिबल्स ने दो इंपॉर्टेंट टाउन जो है वो कब्जा कर लिया। एक है रिखाओ दार, जो कि जोखात जोखाथर, जो कि मिजोरम के अंदर है, उससे काफी नजदीक है। दूसरा है खामपत इन सागेंग रीजन, जो कि 60 किलोमीटर है मोरे से, और मोरे जो है मणिपुर के अंदर स्थित है। तो इन दोनों टाउन्स के अंदर जो एंटी जनता फोर्सेस है वो क्या है, कैप्चर कर लिया है दो इंपॉर्टेंट टाउन्स को। एंड ये जो दो इंपॉर्टेंट टाउन है वो हमारे इंडियन जो सिटीज है, टाउन्स है, उनसे काफी ज्यादा क्या है, नजदीक है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है, यही है उडी प्लांट इंक्रोचमेंट। तो सिंपल सा चीज है, जहाँ ग्रासलैंड होता है वो धीरे धीरे क्या है कि वहां पे जो भी श्रब का इंक्रोचमेंट हो जाता है, जिसको श्रबिफिकेशन कहते हैं, या उडी प्लांट पेनिट्रेशन कहते हैं, या बुश थिकनिंग कहते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जहाँ पे जो उडी प्लांट्स की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है बुशेस की या श्रब्स की, एंड वहां पे जो भी ग्रासलैंड वगैरह है, घास वगैरह या हर्ब्स है, वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब उसके अगेंस्ट क्या है, उसके उसके जगह पे उडी प्लांट जो है श्रब वगैरह डेवलप कर जाते हैं। तो उसी को हम लोग उडी प्लांट इंक्रोचमेंट कहते हैं। तो इंडिया के अंदर ये भी एक क्या है, ये अनयूजुअल थ्रेट जो है वो इंडिया के लिए भी है, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर काफी ज्यादा अफेक्ट जो है कर सकता है ये चीज। इट रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ नेटिव प्लांट्स एंड नॉट द स्प्रेड ऑफ एलियन इन्वेसिव स्पीसीज। अब देखो यहाँ पे जो श्रबिफिकेशन हो रहा है वो नेटिव प्लांट्स का हो रहा है, ऐसा नहीं कह रहे कि बाहर से क्या है कोई प्लांट जो है वो आ रहा है। OD encroachment is observed across different ecosystems and with different characteristics and intensities ग्लोबली। तो वर्ल्ड वाइड क्या है, OD encroachment जो है हमको देखने को मिलता है अलग अलग पैमाने पे। मेनली कहाँ होता है, ग्रासलैंड के अंदर, सवाना के अंदर, वुडलैंड के अंदर, एंड कैन कॉज रेजाइम शिफ्ट्स फ्रॉम ओपन ग्रासलैंड एंड सवानास टू क्लोज्ड वुडलैंड्स। तो ओपन जहाँ ग्रासलैंड या सवाना है, फिर धीरे धीरे क्या है, उडी हो जाता है, पूरा क्लोज्ड हम कह सकते हैं वुडलैंड्स का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। अगर हम कॉज की बात करें तो मेनली कॉज क्या है, ओवर ग्रेजिंग है, एज वेल एज सप्रेशन ऑफ वाइल्ड फायर्स। अगर वाइल्ड फायर्स सप्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो उस केस में वुड जो है वो बर्न नहीं करेगा। तो वुडी श्रब्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट जो है वो कर जाते हैं। एंड जो भी वाइल्ड हर्बीवोर्स है, क्योंकि वो श्रब्स को कंज्यूम करते हैं, अगर वो रिड्यूस हो जाएंगे तो उस केस में भी वुडी इंक्रोचमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसको श्रबिफिकेशन कहते हैं। याद रखना, श्रबिफिकेशन। एलिवेटेड एटमॉस्फेरिक CO2 एंड ग्लोबल वार्मिंग आर फाउंड टू बी एक्सलेटिंग फैक्टर्स, क्योंकि अगर हम देखें तो इसको बढ़ाने के लिए क्या है, जो CO2 अगर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उस केस में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, प्लांट का ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता चला जाएगा। टू द कॉन्ट्ररी, लैंड अबंडमेंट कैन इक्वली लीड टू वुडी एनक्रोचमेंट। मतलब लैंड को अगर छोड़ दिया जाए पड़तर, जिसको हम कह सकते हैं कि विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन या एक्टिविटी अगर छोड़ दिया जाए, तो उस केस में क्या है, अगर अबंडेंट लैंड है तो उसमें भी क्या है, श्रबिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो आज के पेपर के अंदर यही इतने सारे न्यूज़ थे। एंड इस सेशन के PDF को आप हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है अननोन IAS, ये इसका यूज़र नेम है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।